आप सब जानते हैं 21 मई 1991 श्री परम्बदूर, तमिलनाडु, राजीव गांधी, इंडिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, एक सुसाइड बॉम्बर के हाथों मार दिए गए। ये भी जानते हैं LTTE ने किया, कॉन्स्पिरेसी साबित हुई, केस ऑफिशियली क्लोज हुआ। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब 99% लोग नहीं जानते, वो पकड़े कैसे गए। सोचिए एक पल के लिए, सुसाइड बॉम्बर अपने साथ खुद को उड़ा लेती है। चेहरा नहीं बचता, फिंगरप्रिंट्स नहीं बचते, कोई आईडी नहीं, कोई गवाह नहीं जो पूरी कॉन्स्पिरेसी बता सके। नेटवर्क के बाकी लोग छुपे हैं, कोई नहीं जानता वो कौन है, कहाँ है और कितने हैं। CBI के पास सिर्फ एक जली हुई ब्लास्ट साइट थी और 17 लाशें। तो फिर इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर इन्वेस्टिगेट कैसे हुआ? कैसे एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक यूज की जो इंडिया में पहली बार अप्लाई हो रही थी? ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई मैनुअल और ना कोई प्रेसिडेंट। कैसे एक डेड आदमी का कैमरा और $5 की ली हुई जॉब उसने कैसे LTTE का पर्दाफाश किया? और कैसे एक सीवियर्ड हेड से प्लास्टर मोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक सुपर इम्पोजिशन एंड DNA से एक ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई किया गया जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके चली गई थी। आज की कहानी हु डन इट की नहीं है, बल्कि उसकी है कि ये सब हुआ कैसे। ये है द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। सबसे पहले इसी चैलेंज को समझते हैं। जब एक आम मर्डर होता है, विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों अलग होते हैं। सीन पर एविडेंस होता है, वेपन होता है, फुटप्रिंट होते हैं। लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग में मर्डरर खुद एक वेपन है। धनु ने अपने शरीर में 700 ग्राम RDX छुपाया था। उसके साथ 10,000 स्टील बॉल्स 2 मिलीमीटर डायमीटर के उसके बॉम्ब में एम्बेडेड थे। जब ब्लास्ट हुआ तो ये बॉल्स जब बॉम्ब से निकले, उनकी स्पीड थी 700 माइल्स पर आवर। उस स्पीड पर कोई भी एविडेंस सर्वाइव नहीं करता। चेहरा नहीं, फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं बचता। CBI के पास एक हेडलेस, चार्ड, डिसमेंबर्ड बॉडी थी जिसका कोई नाम तक नहीं जानता था। लेकिन एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को एक्सेप्ट किया। प्रोफेसर P. चंद्रशेखरन, डायरेक्टर तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, और एक डेड फोटोग्राफर का कैमरा। सबसे पहले आपको ले चलती हूँ उस जगह पर जहां क्राइम हुआ, जहां मर्डर हुआ, उस क्राइम सीन पर। राजीव गांधी इलेक्शन रैली के लिए श्री परम्बदूर आए थे। कांग्रेस का कैंपेन चल रहा था। 10:10 पर वो मोटर केज से निकले, क्राउड से हाथ मिलाते चलते रहे। उसी क्राउड में एक औरत थी, हाथ में फूलों की माला लिए हुए, नीली जीन्स, ऑरेंज कुर्ता और आंखों पर चश्मा। वो राजीव गांधी के पास पहुंची, माला दी, झुकने लगी पांव छूने के लिए, और बस। समय था 10:20। उसने एक स्विच दबाया, एक क्लिक हुआ और बॉम्ब फट गया। राजीव गांधी और धनु खुद भी, और साथ में 15 और लोग जो आसपास खड़े थे, सब वहां खत्म हो गए। सीन पर पुलिस आई, CBI आई, और आए प्रोफेसर चंद्रशेखरन पर्सनली ब्लास्ट साइट पर अगली सुबह। उन्होंने सीन देखा, डैमेज पैटर्न देखा, RDX रेसिड्यू स्मेल किए, स्टील बॉल्स देखे, और उन्होंने एक लाइन बोली जो सिर्फ एक ट्रेन्ड फॉरेंसिक साइंटिस्ट बोल सकता है, ये ह्यूमन बॉम्ब है। इंडिया में पहली बार किसी ने सुसाइड बॉम्बिंग को फॉरेंसिकली आइडेंटिफाई किया था। अब असली काम शुरू हुआ। सवाल ये था कि किसकी साजिश थी, किसने किया और पीछे कौन लोग हैं। तलाश जारी थी। फिर मिला पहला क्लू। ब्लास्ट साइट पर एक आदमी की बॉडी थी, 21 साल का हरी बाबू, एक छोटा सा फ्रीलांस फोटोग्राफर, मद्रास का रहने वाला, बोरोड कैमरा यूज करता था, माँ बाप के साथ रहता था छोटे से हट में। उसने उस रात $5 के लिए काम लिया था। किसी ने उसे कहा था, आओ रैली में फोटोज लो, कुछ लोग हैं जिन्हें फोटोज चाहिए। हरी बाबू नहीं जानता था वो LTTE के लिए काम कर रहा है। वो नहीं जानता था कि वो एक PM के असैसिनेशन को डॉक्यूमेंट करेगा। वो नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। ब्लास्ट में हरी बाबू भी मर गया। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट साइट स्कैन किया,
हरी बाबू की बॉडी के ऊपर एक कैमरा मिला, शेनॉन CX, चाइनीज मेड, 35 mm, लार्जली अनडैमेज्ड। अंदर एक एक्सपोज्ड फिल्म रोल था। फॉरेंसिक लैब में फ्रेम्स डेवलप की गई, एक एक केयरफुली, 10 फ्रेम्स। फ्रेम 1 से फ्रेम 9 क्राउड के फेसेस। एक औरत फूलों की माला लिए खड़ी है। एक आंख वाला आदमी जर्नलिस्ट की तरह बैग और नोटबुक लिए खड़ा है। फ्रेम 10 सिर्फ आग, ब्लास्ट का बॉल ऑफ फायर। हरी बाबू की आंखों ने एक चीज रिकॉर्ड कर ली थी। जब वो मर रहा था उसने अपने मर्डरर्स के फेसेस रिकॉर्ड कर लिए थे। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था उन चेहरों की पहचान करना जो राजीव गांधी से सबसे लास्ट में मिले थे और जिनकी फोटो कैमरा में आ चुकी थी। प्रोफेसर चंद्रशेखरन ने उन फोटोज को मिलिट्री लैब भेजा, इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस फॉरेंसिक लैब। फॉरेंसिक फोटोग्राफी एनहांसमेंट। फोटोग्राफ्स को एनहांस किया गया, उन्हें जूम किया गया और उनके फीचर्स केयरफुली मैप किए गए। उन 10 फ्रेम्स में 3 फेसेस क्लियरली विजिबल थे। पहला, वो औरत जो फूलों की माला लिए खड़ी थी, ऑरेंज कुर्ता, ब्लू जीन्स और चश्मा। दूसरा, एक आंख वाला आदमी जर्नलिस्ट की तरह बैग और नोटबुक लिए खड़ा था। एक और औरत उसके पास खड़ी थी। सीबीआई के पास अब फेसेस थे लेकिन कोई नाम नहीं था। 24 मई 1991 को द हिंदू ने वो फोटोज पब्लिश की। अगले दिन पब्लिक टिप्स आना शुरू हुए। लोगों ने उन फेसेस को पहचाना। LTTE के नेटवर्क के लोग थे, तमिलनाडु में छुपे हुए थे। धीरे धीरे नाम सामने आने लगे। पहला चेहरा धनु, सुसाइड बॉम्बर, असली नाम कलायवनी राजारत्नम। दूसरा चेहरा शिवारसन, LTTE इंटेलिजेंस चीफ, वन आइड जैक, इस पूरी प्लॉट का मास्टरमाइंड। तीसरा चेहरा शुभा, शिवारसन की अकम्प्लिस। हरी बाबू ने $5 के लिए काम किया था लेकिन उसके कैमरा ने इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल मर्डर की चाबी इन्वेस्टिगेटर्स को दे दी। लेकिन सीबीआई को एक प्रॉब्लम थी। फेसेस फोटोज में थे लेकिन धनु की बॉडी से कंफर्म करना था। वो कंफर्म करना था कि ब्लास्ट में जो डिसमेंबर्ड फीमेल बॉडी थी वो ही धनु थी। धनु के टुकड़े मिले थे, एक सीवियर्ड हेड भी मिला। प्रोफेसर चंद्रशेखरन ने एक ऐसी टेक्निक यूज की जो इंडिया में पहली बार अप्लाई हो रही थी, क्रैनियल रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्कल सुपरइम्पोजिशन। स्टेप 1, धनु के सीवियर्ड हेड से एक प्लास्टिक मोल्ड लिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टेप 2, उस मोल्ड से एक 3D हेड मॉडल बनाया गया, स्टोन प्लास्टर से, सेम डायमेंशंस और सेम बोन स्ट्रक्चर। स्टेप 3, हरी बाबू की फोटोज से धनु का फेस आइडेंटिफाई किया गया। फोटोज से उसके फेशियल एंगल्स, आई सॉकेट पोजीशन, जॉ लाइन और नेजल बोन नोट किए गए। स्टेप 4, इलेक्ट्रॉनिक सुपरइम्पोजिशन हेड मॉडल्स के ऊपर फोटोज ओवरले की गई। सारे एनाटॉमिकल मार्कर स्टडी किए गए और दोनों को मैच किया गया। रिजल्ट परफेक्ट मैच। ब्लास्ट साइट से मिली बॉडी धनु की ही थी। लेकिन प्रोफेसर शेखरन यहाँ नहीं रुके। वही टेक्निक शिवारसन और शुभा के लिए भी अप्लाई की गई। उन्हें पकड़ा नहीं गया था लेकिन उनके फोटोज हरी बाबू के कैमरे में थे। हेड मॉडल्स बनाए गए उन फोटोज के बेसिस पर। पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, अलर्ट किया गया, तलाश शुरू हुई। सीबीआई का मैनहंट शुरू हुआ। एक और फॉरेंसिक लेयर, ब्लास्ट के बाद चार्ड मसल पीसेस और स्कल फ्रेगमेंट्स लैब में गए एनालिसिस के लिए, डीएनए एनालिसिस। 1991 में इंडिया में डीएनए एनालिसिस बहुत नया था लेकिन प्रोफेसर शेखरन और उनकी टीम ने धनु के फ्रेगमेंट से डीएनए एनालिसिस किया। धनु के चार्ड मसल पीसेस और स्कल फ्रेगमेंट्स, आइडेंटिकल डीएनए पैटर्न, वो सभी टुकड़े एक ही इंसान के थे। अब धनु की आइडेंटिटी फॉरेंसिकली सील्ड हो गई थी। 3 टेक्निक्स, 3 कंफर्मेशन। ब्लास्ट फोटोग्राफी ने फेस आइडेंटिफाई किया, क्रैनियल रिकंस्ट्रक्शन ने फिजिकल फीचर्स मैच किए और डीएनए रिकॉग्निशन ने जेनेटिक पैटर्न मैच किया। मैनहंट तेज हो गई। शिवारसन और शुभा भाग रहे थे, तमिलनाडु से कर्नाटका, सेफ हाउसेस से सेफ हाउसेस। 6 अगस्त 1991 शिवारसन और शुभा ने बैंगलोर के कुनाना कुंटे में एक घर में जबरदस्ती एंट्री ली। जयाराम रंगनाथ, घर का ओनर, उन्होंने जबरदस्ती पकड़ कर रखा था। 18 अगस्त सीबीआई को टिप मिली, एक ट्रक ड्राइवर ने बात की। 20 अगस्त
सुबह 6:15 एलीट कमांडो यूनिट ने घर घेर लिया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। डोर तोड़ा गया। शिवा रसन और शुभा एक दूसरे की बाहों में साइनाइड ले चुके थे। उनके साथ 5 और LTTE ऑपरेटिव्स थे। सब ने साइनाइड ले ली थी। 7 बॉडीज एक घर में, एक एम्ब्रेस में। शिवा रसन इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल मर्डर का मास्टरमाइंड कभी कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन फॉरेंसिक्स ने एक ऐसा काम कर दिया था जो कोर्ट के पहले होना जरूरी था, आइडेंटिटी कंफर्म करना। हम वापस आते हैं वहां से जहां हमने शुरुआत की थी। आप जानते थे LTTE ने किया, सजाएं हुई, केस क्लोज्ड। लेकिन आज आपने वो देखा जो 99% लोग नहीं जानते। पहला सवाल जो हमने पूछा था वो कैमरा। हरी बाबू 21 साल, $5 की जॉब, बोरोड कैमरा। वो नहीं जानता था कि वो एक PM के असैसिनेशन डॉक्यूमेंट कर रहा है। वो मर गया, लेकिन उसका कैमरा हरी बाबू के सीने पर पड़ा रहा। ब्लास्ट के बाद भी 10 फ्रेम्स, और 10वीं फ्रेम पर सिर्फ आग। पहली फ्रेम से लेकर 9वीं फ्रेम पर 3 चेहरे, धनु, शिवा रसन, शुभा। LTTE ने अपने ही क्राइम की फोटोग्राफी करवाई थी, अपनी ही कन्विक्शन के लिए। दूसरा सवाल, वो सीवियर्ड हेड, प्रोफेसर P चंद्रशेखरन, एक आदमी। इंडिया में फॉरेंसिक क्रेनियल रिकंस्ट्रक्शन का पहली बार इस्तेमाल, एक ही केस में, एक ही साइंटिस्ट ने, एक ही वक्त पर। तीसरा सवाल, वो DNA। ब्लास्ट की आग के बाद भी चार्ड मसल्स और स्कल फ्रेगमेंट्स में DNA प्रेजेंट था। लैब में उन्हें एनालाइज किया गया, परफेक्ट मैच। और धनु की आइडेंटिटी अब फॉरेंसिकली सील्ड थी। 3 टेक्निक्स, 3 फर्स्ट और 3 सवालों के जवाब। और अब एक बात जो इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी आयरनी है, LTTE ने हरी बाबू को $5 दिए थे ताकि वो असैसिनेशन का प्रूफ क्रिएट करे, अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपनी जीत के डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वो प्रूफ बना, लेकिन उनके खिलाफ। मर्डरर्स ने सोचा था फोटोग्राफर उन्हें सेलिब्रेट कर रहा है। वो नहीं जानते थे कि वो अपनी कन्विक्शन का एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं। इतिहास की सबसे महंगी $5 की जॉब। प्रोफेसर चंद्रशेखरन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2000 में पद्म भूषण दिया, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर। एक ऐसे इंसान के लिए जो ब्लास्ट साइट पर गया, झुकते हुए काम किया, टेक्निक्स इन्वेंट की, और वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उनका नाम आज भी 99% लोग नहीं जानते, पर आप अब जानते हैं। तो अब आप उस 1% में आते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया के एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कैसे हुआ। आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी टेक्निक जो पहले कभी नहीं यूज हुई थी, वो इस केस में यूज हुई, जो कि थी क्रैनियल रिकंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सुपर इम्पोजिशन। आप जानते हैं कि कैसे एक 21 साल के लड़के की $5 की जॉब ने पूरे LTTE नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर दिया। आप जानते हैं कि कैसे एक DNA एनालिसिस ने एक औरत को पहचान लिया जो खुद को डिस्ट्रॉय करके चली गई थी। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये इंडिया के फॉरेंसिक साइंस का एक टर्निंग पॉइंट था। यही सारी टेक्निक्स थी जो आगे चलकर सिस्टम में कन्वर्ट हुई और जो कि आज भी यूज होती हैं। क्राइम कनेक्ट के लिए मैं भार्गवी। अगर आपको ये फॉरेंसिक एंगल नया लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले केस में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।